आज हम देखेंगे वर्ग 8 के पार्ट 5 जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सभी जीव समय के साथ बड़े होते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या यह सोचने वाली बात नहीं है कि मृत्यु के बावजूद इस पृथ्वी पर सभी जीव की प्रजातियां किस प्रकार मौजूद हैं? हाँ, जनन की प्रक्रिया इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस प्रकार पाचन, परिसंचरण, श्वसन एवं वृद्धि आदि प्रक्रियाएं प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों का पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। कल्पना कीजिए, यदि जीव प्रजनन नहीं करे तो क्या होगा? तो आज के इस अध्याय में हम देखेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। जनन की विधियां, क्या सभी जंतुओं में जनन की प्रक्रिया एक समान होती है? यहाँ पे एक सारणी दी गई है। अलग अलग जंतु की श्रेणी में अगर हम देखें, मनुष्य, तितली, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी, मेढक, मछली और छिपकली कुछ अंडा देते हैं, कुछ बच्चा देते हैं। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा जंतु किस प्रकार जनन करता है। जरायुज एवं अण्डप्रजनक जंतु के रूप में हम उसे बांट सकते हैं। तो जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज या विविपोरस कहते हैं, तथा वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक ओविपारस कहते हैं। तो जो जंतुओं के सूची दी गई थी उसको हम इन दो भाग में बांट सकते हैं, जरायुज और अंडप्रजक। अब हम देखेंगे कि जीवों में जनन की विधियां कितनी तरह से होती है। पहला है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आप जानते हैं कि अत्यंत छोटे जंतु जैसे हाइड्रा, सूक्ष्म जंतु अमीबा में जनन किस प्रकार होता है? आइए इसका पता लगाते हैं। पहला है मुकुलन। मुकुलन, अगर हम हाइड्रा की एक स्लाइड लें और उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो हाइड्रा में उभरी हुई संरचनाएं दिखती हैं। हाइड्रा में जो एक से अधिक उभार दिख रहे हैं, ये उभार मुकुल कहलाते हैं और धीरे धीरे इस मुकुल का आकार बढ़ने लगता है। जल्द ही मुकुल के मुक्त सिरे पर कुछ प्रवर्धन जैसी रचनाएं निकल आती हैं। अंत में मुकुल एक नए हाइड्रा के रूप में जनक हाइड्रा के शरीर से टूटकर अलग हो जाता है। इस प्रकार का अलैंगिक जनन मुकुलन कहलाता है। दूसरा है द्विखंडन। अमीबा की संरचना के बारे में आप जानते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और जनन क्रिया के समय अमीबा के केंद्रक के दो भाग हो जाते हैं। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाती है, जिससे प्रत्येक भाग में एक एक केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार का अलैंगिक जनन, जिसमें एक जीव द्विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। अब हम देखेंगे लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पौधों में नर और मादा जननांगों के द्वारा लैंगिक जनन के बारे में हम पहले जान चुके हैं। अब हम जंतुओं के लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। तो जंतुओं में भी नर और मादा जननांग पाए जाते हैं, जिनमें युग्मक बनते हैं। नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं। ये युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाते हैं। इस प्रकार के जनन, जिसमें नर तथा मादा युग्मनक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। अब हम मानव में जनन प्रक्रिया को समझेंगे। मानव जनन अंग। पौधों की तरह मानव में भी पुरुषों तथा स्त्रियों में अलग अलग जनन अंग होते हैं। नर जनन अंग,
मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन। नर जनन अंग में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिश्न होते हैं। वृषण में नर युग्मक उत्पन्न होता है जिन्हें शुक्राणु स्पर्म कहते हैं। यह शुक्राणु अत्यंत सूक्ष्म एकल कोशिका होती है जिसमें एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। वृषण एक साथ लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं और हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संगठक पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मादा जनन अंग में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होती है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं। स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु निकलकर गर्भाशय के समीप अंडवाहिनी में पहुंचता है। क्या आपके शरीर की कोई बनावट या लक्षण अपने माता पिता से मिलता है? तो आप देखेंगे कि आपके बाल हो सकता है कि आपकी माँ की तरह हो, आपका चेहरा आपके पिता के जैसा हो। तो आपके कई लक्षण अपने माँ और पिताजी जैसे हैं, इसे समझने के लिए निषेचन की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। निषेचन, फर्टिलाइजेशन, जनन प्रक्रम का पहला चरण निषेचन है जिसमें स्त्री मां के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को ही निषेचन कहते हैं। क्या होता है युग्मनज? निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। यह युग्मनज विकसित होकर एक जीव का निर्माण करते हैं। आपने देखा कि एक जीव के निर्माण में अंडाणु तथा शुक्राणु का संलयन होता है जिसके कारण बच्चे में कुछ लक्षण मां से और कुछ पिता से वंशानुगत प्राप्त होते हैं। निषेचन भी कई प्रकार के होते हैं। निषेचन 2 प्रकार से होता है। आंतरिक निषेचन, यह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी। बाह्य निषेचन, यह आश्चर्य की बात है कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन जंतुओं के शरीर के बाहर में होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे तालाब या पोखर में मेढक के अंडों को ढूंढिए, अंडे का रंग तथा साइज नोट कीजिए। आपने देखा होगा कि मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते, ये कोमल होते हैं। मादा मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देती है जो जेली की तरह परत से एक साथ जुड़ी होती है। जेली इन अंडों की सुरक्षा भी करती है। मादा जैसे ही जल में अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरकर अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं जिससे निषेचन होता है। यही बाह्य निषेचन है। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय जीव में होता है। आइए अब जानते हैं कि संलयन के पश्चात निषेचित अंडे का क्या होता है। भ्रूण का परिवर्तन। आपने जाना कि शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। यह युग्मनज वृद्धि कर भ्रूण में बदल जाता है। वास्तव में युग्मनज लगातार विभाजित होकर अनेक कोशिकाएं बनाती है। ये कोशिकाएं समूहीकृत होकर विभिन्न उत्तकों और अंडों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित संरचना को भ्रूण कहते हैं। गर्भ का निर्माण। गर्भाशय में भ्रूण निरंतर विकसित होता रहता है। धीरे धीरे इसमें विभिन्न शारीरिक अंग, हाथ, पैर, सिर, आंखें इत्यादि विकसित होते जाते हैं।
भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। इस प्रकार जब गर्भ का विकास पूर्ण हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है।